हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है गुरमन कैन, जिनका सिलेक्शन हुआ है क्लास 9th में सैनिक स्कूल कपूरथला में। क्लास 9th में सिलेक्शन लेना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स होती है बहुत ज्यादा कम होती है एंड क्लास 9th में बहुत ही कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। नंबर ऑफ सीट्स कम होती है तो वहां पे एग्जाम की टफनेस अपने आप ही बढ़ जाती है। तो गुरमन ने सिलेक्शन लिया है सैनिक स्कूल कपूरथला में। आज हम डिटेल से बात करेंगे कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी होती थी, क्या उनका डेली रूटीन होता था, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस करते थे कि सर ये ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। तो आज गुरमन भैया आपको जवाब देंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया और किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। मेरा नाम गुरमन कैंत है और मैं अभी क्लास 9th में हूँ, सैनिक स्कूल कपूरथला। मैं बिलोंग पंजाब से करता हूँ, लेकिन मैं बॉर्न देहरादून में ही हुआ है। और अभी मैं करेंटली प्रेमनगर में रह रहा हूँ, दिशा ग्राउंड के पास। सैनिक स्कूल में बहुत टफ होता है, खासकर क्लास 9th के लिए, जैसे सर ने बताया अभी। तो उसके लिए डेली रूटीन बहुत अच्छा होना चाहिए। 9th के लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट करते रहना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट रहते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे हमको ये पता चलता है कि एग्जाम का फॉर्मेट कैसे रहेगा, एग्जाम के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, कितने इजी रहेंगे, कितने हार्ड रहेंगे। और ये भी पता चलता है कि कितने इजी पेपर्स आए हैं और कितने हार्ड आ सकते हैं। ओके गुरमन, तो आपका गुरमन क्लास 8 तक का स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? तो पहले तो मैंने अपना स्टार्टिंग टू नर्सरी IVY में करा था, वो भी ICSE था। फिर नर्सरी टू 5th मैंने दून प्रेसिडेंसी में करी थी, वो भी ICSE था। और फिर 6th to 8th मेरी थी कार्मन रेजिडेंशियल में, वो भी ICSE स्कूल। अच्छा, तो क्लास 8 तक आपने ICSE स्कूल में पढ़े। हाँ, ठीक है। तो गुरमन, यहाँ पे बच्चों को ना सबसे पहले अपना डेली रूटीन बता दो कि आपका डेली रूटीन कैसे होता था, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन की और कितने टाइम तक आपने कोचिंग ली। ओके। तो पहले तो मैं सुबह 5 या 5:30 उठता था। अपना बात करने के बाद, थोड़ा खाना खाने के बाद मैं स्कूल के लिए तैयार होता था। फिर स्कूल का जो थोड़ा बहुत रिवीजन का रहता था वो करता था, थोड़ा काम रहता था वो करता था, फिर स्कूल जाता था। स्कूल से आकर मैं थोड़ा टाइम नहीं रहता था तो मैं लंच करता था जल्दी से, और कोचिंग आता था 3 to 3:30 के आसपास। कोचिंग में आने के बाद कोचिंग का टाइमिंग मैक्स टू मैक्स 3 से 3:30 आवर्स तक का रहता था और मेरी छुट्टी 7 बजे होती थी। वहाँ फिर कोचिंग से जाने के बाद मैं हाफ एन आवर का ब्रेक लेता था, जिसमें मैं कुछ भी करता था। उसके बाद मैं अपना कोचिंग का रिवाइज करने बैठता था, जो होमवर्क रहता था वो करता था। और फिर एंड में मैं 11 to 11:30 के आसपास सो जाता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि सर हम कितने घंटे पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पहली बात तो आवर्स मैटर नहीं करते, जितना हम अच्छे से रिवाइज करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे उतना ही ज्यादा चांस होंगे हमारे सिलेक्शन के। और अगर बात रही कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, तो मेरा मैक्स टू मैक्स सेल्फ स्टडी 5 आवर्स का रहती थी, 5 to 5:30 आवर्स। और कोचिंग में 3 आवर्स का मिला के 8 आवर्स का टोटल बनता था। तो टोटल आप 8 आवर्स स्टडी करते थे? हाँ जी। ये मान के चले डेली। एंड 3 से 4 घंटे आप कोचिंग में देते थे? हाँ जी। कोचिंग का टाइमिंग वही होता था 3.5 घंटे, कभी कभी हम 4 घंटे की क्लासेस ले लेते थे। हाँ। तो 4 घंटे आपने कोचिंग में हो गया। एंड 4 घंटे आप कैसे मैनेज करते थे कि कोचिंग के जो हम यहाँ से होमवर्क देते थे, रिवाइज के लिए देते थे, तो कैसे मैनेज करते थे स्कूल की पढ़ाई और कोचिंग की पढ़ाई को? स्कूल में मतलब हमने बता रखा था कि हम सैनिक का कर रहे हैं, इसलिए मेरे ऊपर ज्यादा बर्डन तो नहीं था स्कूल का। ओके। लेकिन तब भी थोड़ा बहुत जो काम रहता था वो मैं या तो स्कूल में कर लेता था फ्री पीरियड में, या फिर जो थोड़ा बहुत बचता था वो मैं घर पे आके कर लेता था, टाइम अपना निकाल के थोड़ा बहुत। अच्छा, तो जैसे कि आपने बताया कि कोचिंग से आप घर जाते थे कि 7 या 7:30 भी हो जाता था कभी कभी टाइम, तो उसके बाद कितने रात को कितने बजे तक आप डेली पढ़ते ही थे? मैं रात को जैसे अगर 7:30 मैक्स छुट्टी होती है, आधे घंटे का ब्रेक लेकर, मतलब 8 बजे से मैं 11:30 तक पढ़ता था। बीच में मैं 1 घंटे का ब्रेक लेता था खाना खाने के लिए। ठीक है। अब आप सोते कितने बजे थे? मैं 11 to 11:30 के आसपास सो जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए तो कहीं ना कहीं इसमें रिवीजन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। एंड तो आपको रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। जो जहां भी आप पढ़ते हैं, जो नोट्स मिलते हैं, नोट्स को अच्छे से नोट्स बनाना है, उनको रिवाइज करना है। तो वही आपका सक्सेस का सबसे मेन पॉइंट होता है कि अगर आप डेली रिवाइज करोगे चीजों को, डेली नोट्स बनाओगे अच्छे तरीके से, अगर आप स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। एंड आप मुझे डिटेल से बताना कि आपने कोचिंग कहां से ली एंड कोचिंग में आपको किस तरीके से पढ़ाया जाता था एंड कितने टाइम तक आपने कोचिंग ली? मैंने अपनी स्टडीज सैनिक और RMS के लिए गुरुकुल कोचिंग क्लास से ली थी, और मैंने वहाँ
8 से पढ़ना शुरू करा था, क्योंकि मेरा RAMC में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो फिर मैंने RMS और सैनिक के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। तो उसके प्रिपरेशन के लिए पहले तो मेरे को इतना अच्छे से नहीं पता था सिलेबस। मेरे को सर लोगों ने गाइड किया और बताया कि सिलेबस कैसा रहता है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट कैसा रहता है, कितने इजी और टफ आ सकते हैं क्वेश्चन। और ऐसे फिर मेरी थोड़ी बहुत मेहनत थी, जिसमें मैंने प्रैक्टिस सेट सॉल्व करे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, जिससे मुझे पता चला कि क्वेश्चन पेपर कैसे बन के आ सकते हैं मेरे पास। सो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो पहले मैंने बताया कि आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे प्रैक्टिस सेट कि किस तरीके का पेपर आता है, उस तरीके पेपर के लिए आपको उस तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि RMS का कैसे पेपर आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रैक्टिस सेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर। जैसे कि गुरुमन को पता ही है कि हमने लास्ट टाइम पे दिसंबर से हमने स्टार्ट कर दिया था कि प्रैक्टिस सेट लगाना, एंड उसके साथ साथ ही प्रीवियस ईयर। अगर आप फोकस्ड होके अगर आप 3 से 4 महीने या 5 महीने की अगर अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करते हैं, अच्छे तरीके से चीजें प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद 1 से 2 महीने आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर लगाते हैं, अगर पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप चीजें करते हैं तो इतना भी टफ नहीं है सिलेक्शन लेना। यहाँ आप बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, एंड आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी आई है, एंड आपका पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था, जो कि सर आप ही पढ़ाते थे, और वहाँ पे जो बाकी सब्जेक्ट्स थे जैसे इंग्लिश, साइंस, इंटेलिजेंस, SST, वो उन सबके टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। और कभी भी ऐसा पता नहीं चलता था कि 3 से 4 घंटे कब हमारे चले गए पढ़ाई में, क्योंकि वहाँ पे एंजॉय भी कराते थे पढ़ाई के बीच में, जिससे हमें को बोरियत ना लगे। आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो स्कोर था कितना रहा, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी थी? मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मार्क्स ये थे, मैथ्स में 180 आउट ऑफ 200, नहीं हाँ 180 आउट ऑफ 200, इंटेलिजेंस में 44 आउट ऑफ 50, इंग्लिश और जनरल साइंस में 40 आउट ऑफ 50, और जनरल स्टडीज में मेरे 38 आउट ऑफ 40 थे 50। ठीक है, तो आपका ओवरऑल स्कोर कितना था? मेरा ओवरऑल स्कोर रहा था 342 आउट ऑफ 400, और मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 536। तो गुरमन की ऑल इंडिया रैंक थी। इवन दो इसने बहुत सारी सिली मिस्टेक्स भी की थी जो कि इन्हें करेक्ट आंसर आते थे, बिकॉज OMR में इनका थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया था। हमारे कोचिंग में एक और बच्चा था, उसका नाम क्या था? वशिष्ठ मिश्रा एक बच्चा था, बहुत ही अच्छा था पढ़ने में, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी थी उसकी भी, 6 महीने की प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रहे थे। इन दोनों का सेम ही स्कोर आता था, कभी कभी वशिष्ठ का ज्यादा भी आ जाता था, है ना। तो क्या हुआ, एग्जाम टाइम पे उसने सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर हो रहा था, और मैथ्स का हाफ ऑफ द, मतलब उसने मैथ्स के 10 से 12 क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन उसको बीच में नहीं आ रहा था, डाउटफुल था, तो उसने स्किप किया था वो क्वेश्चन। अब पता नहीं OMR में कैसे क्या हुआ कि उसने सारे ही आंसर, उसके बाद जो आंसर थे वो सारे ही गलत हो गए। लास्ट में उसका एक OMR, मतलब एक आंसर बच गया था कि सर मैंने सारे ही OMR भरे, तो लास्ट में देखा एक मेरा बच गया। तो वहां पे उसका लक भी कहें कि इसमें लक की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उस बच्चे का पढ़ने में बहुत अच्छा था, बट जो मैथ्स का जो उसका सेक्शन था वो 20-22 क्वेश्चन के बाद पूरा ही खराब हो चुका था। आपको पता है कि सैनिक स्कूल में मैथ्स का ही 50% वेटेज है, जो मैथ्स में अच्छा करेगा डेफिनेटली उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली, आपकी डेली रूटीन की बात कर ली, आप किस तरीके से गुरुकुल कोचिंग क्लासेस में पढ़ते थे, क्या आपका डेली रूटीन था, प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाते थे, और कैसे आप इनको प्रिपेयर करते थे, और किस तरीके का आपका शेड्यूल रहता था कि लास्ट के 2 मंथ में क्या आपका करने का तरीका था? तो मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रैक्टिस सेट्स सर के द्वारा प्रोवाइड करे गए थे, और उनके लिए भी 1 या 2 बुक नहीं थी, 3 से 4 बुक्स थी। तो पहले तो मैंने प्रैक्टिस सेट अपने सारे लगाए थे, उसके बाद एक टाइम पीरियड दिया था सर ने कि इसमें हमको सारे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो सारे सॉल्व करने थे। तो ऐसे करके मेरी पूरी प्रैक्टिस हुई थी। तो लास्ट के 2 मंथ्स में, जैसे कि दिसंबर में हमारी छुट्टियां अगर पड़ती थी स्कूल की, तो कोचिंग में हमारा सुबह का टाइम रहता था, तो हम सुबह आते थे और वहीं पे बैठ के अपने प्रीवियस लगाते थे वापस से, जिनको सर लोग एनालाइज करते थे और हमको जितने सही थे उसके हिसाब से मार्क्स देते थे। ऐसे करके हमारी थोड़ी ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हुई, और फिर हमारा पेपर का टाइम था वो ज्यादा अच्छे से हुआ। देखो यहाँ पे आप एक चीज जरूर नोट करना
कि आपने कितनी बुक सॉल्व की है ये मैटर नहीं करता। आप 2 से 3 बुक जो भी हमने इनको स्टडी मटेरियल दिया था तो बच्चों को हम बोलते थे इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो बच्चों ने वही फॉलो किया एंड उसी से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। क्लास 6 में तो हम केवल एक बुक फॉलो कराते हैं, उस बुक को फॉलो करो एंड जो क्लास 6 के लिए है एक बुक होती है हमारी प्रैक्टिस बुक होती है और एक नॉर्मल बुक होती है जिसमें सारे ही अलग अलग सेक्शन होता है, मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, सारे ही सेक्शन उसमें होते हैं। क्लास 9th में हमने डिफरेंट प्रैक्टिस सेट लिए थे, 2 से 3 लिए थे, ठीक है। अब हमने क्या बोला था एक बुक में 15 प्रैक्टिस सेट थे, तो 15 मतलब इनके कम से कम 40 से 45 प्रैक्टिस सेट हो गए थे और प्लस उसमें 6 ईयर के प्रीवियस ईयर भी इन्होंने कंप्लीट कर लिए थे। पर लास्ट के जो टाइम था, लास्ट के 2 मंथ था, तो हमने क्या किया कि उसको दोबारा किया। तो बच्चों के दिमाग में तो कई सारे क्वेश्चनों के ये फॉर्मूले दिमाग में ऐसी फिट थे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बेस्ट पॉसिबली हो सकता था। कि आप जैसे बच्चे हैं, जितने बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, तो आपका क्या सजेशन है कि किस तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन बच्चे कर सकते हैं? अगर आप आरएमएस और सैनिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले तो आपको उसका सिलेबस जानना होगा, क्या क्या आएगा उसमें, उनके स्टडी का जानना होगा कि कैसे उनको पढ़ना है। फिर आपको उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने पड़ेंगे, जिससे कि आपको उसका आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा आएगा, इजी, हार्ड या मीडियम लेवल का। उसमें आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे कि कैसे आ सकते हैं, इजी आ सकते हैं, हार्ड। कुछ क्वेश्चन दिखने में टफ लगते थे लेकिन उनका आंसर बहुत इजी रहता था। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको ना उनके क्वेश्चन के स्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर वो ज्यादा बड़े लग रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन और आंसर बहुत इजी रहता है, लेकिन अगर थोड़े छोटे लेकिन टफ लग रहे हैं तो वो है टफ। सो यहाँ पे गुरमन ने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड गुरमन यहाँ पे जैसे जब आप ऑफलाइन जब कोचिंग में आए थे तो बच्चों ने मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि मेडिकल कैसे होता है। सैनिक स्कूल में केवल आप एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसके बाद डायरेक्टली आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल किस तरीके से आपका मेडिकल होता है? जैसे आपको सैनिक स्कूल कपूरथला मिला था तो आपको जो मेडिकल हुआ था वो सैनिक स्कूल कपूरथला के आसपास में एक सिटी हॉस्पिटल था, तो आपको वहीं पे हुआ था, है ना? आप वहां गए, देन उसके बाद किस तरीके से आपका मेडिकल हुआ? पहले तो वहां पे सब कुछ होगा, बिलिंग वगैरह। फिर सबसे पहले मेरा डेंटल हुआ था जिसमें नॉर्मल टीथ चेक करे थे। ओके। फिर मेरा आई का हुआ था। ओके। फिर ईएनटी हुआ था। ईएनटी में फिर मेरा एक्सरे हुआ था। ब्लड सैंपल्स हुए थे थोड़े बहुत कलेक्ट। फिर इवन फुल बॉडी ही चेकअप होता है ऊपर से लेके नीचे तक। एंड यहाँ पे हैं जिन बच्चों के चश्मे लगे रहते हैं तो उनका क्या क्राइटेरिया रहता है कि कितने से कितने लेवल तक लेते हैं? मायोपिया के लिए आपका -1.25 का क्राइटेरिया रहेगा। और हाइपरमेट्रोपिया का पॉजिटिव में 1.25 का रहेगा क्राइटेरिया। 1.25। हाँ जी। ओके। तो यहाँ पे गुरमन ने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड गुरमन आपने सैनिक स्कूल में जाने का आपने कैसे आए, मतलब आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे सैनिक स्कूल में जाना है या आरएमएस में जाना है? एंड आप फ्यूचर में क्या बनना चाहोगे? मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी थी क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी वही लाइन लगती थी अभी। इसलिए मेरे को पता चला ऑनलाइन कहीं से कि उनके लिए एक पेपर दिया जाता है आरएमएस और सैनिक, जो अगर हमारा क्लियर हो गया तो वो हमको एनडीए की प्रैक्टिस कराएंगे पूरे 4 साल के लिए। और अगर हमारा एनडीए क्लियर हो गया तो हम ऑफिसर की रैंक पे आएंगे सीधा। तो गुरमन, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। एंड ऐसी हंसते रहो, मस्ती करते रहो, मुस्कुराते रहो एंड खूब मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच।